1 एथिक्स इन डेली लाइफ। तो एथिक्स का मीनिंग होता है हमारे वैल्यूज, हम किसी के साथ किस तरीके के बिहेव करते हैं, हमारा नेचर कैसा है, दूसरे को हम रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं, दूसरे की बात को सुनते हैं या नहीं, डिग्निटी मेंटेन करते हैं या नहीं। जैसे अगर हमसे कोई छोटा हो, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए सपोज, तो वहाँ पर हम वेटर से कैसे बात कर रहे हैं, उसको किस लेवल का हम समझ रहे हैं, दैट इज अवर एथिक्स। और ये डेली लाइफ में कैसे होता है, सपोज आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, या फिर जैसे आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में आपका टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे आप टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हो, कैसे अपने जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनको कैसे रिस्पेक्ट करते हो। सो इस बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है, रोनी वॉन्ट्स टू ज्वाइन। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टर्म्स वैल्यूज, एथिक्स, उनकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है, किसी को रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब है, क्यों देनी है, ऐसे ही रहो, नहीं देनी हमको किसी को रिस्पेक्ट तो क्या होगा, और हमारी राइट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी क्या इम्पोर्टेंस है, और डिग्निटी ऑफ लेबर को कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे वैल्यू देनी है। डिग्निटी ऑफ लेबर, कल भी एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का, उसमें था डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर होता है किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी। ओके, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्लाई द लर्निंग्स टू डेवलप टॉलरेंस, एम्पैथी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको आज ये चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे टॉलरेंस डेवलप करनी है। टॉलरेंस मीन्स सामने वाले को आप टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट का मतलब ऐसे नहीं कोई कुछ भी करके चला जा रहा, तुम बोल रहे हो हाँ हंस रहे हैं, वो गांधी जी जैसा नहीं, क्या एक पे थप्पड़ मारा तो दूसरा वाला भी आगे कर दिया, नॉट लाइक दैट। बट टॉलरेंस का मतलब सही चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और जो गलत हो रहा है सोसाइटी में उसको अपोज करना है, और ये सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है, राइट। तो पेज नंबर 178, आई रिपीट, पेज नंबर 178 पे 21.1 है आपका वैल्यूज एंड एथिक्स। यहाँ पर एक केस स्टडी हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स क्या होते हैं। ओके, तो लेट मी रीड दैट। आसिफ वॉज अ टैक्सी ड्राइवर इन अ सिटी। आसिफ जो है एक टैक्सी ड्राइवर है, ओला का भी हो सकता है, ऊबर का भी हो सकता है, कोई भी टैक्सी ड्राइवर है। वन डे अ पैसेंजर लेफ्ट हिज ब्रीफकेस इन द कार. Asif noticed it only when he was going home for lunch. He did not know what to do. He thought of opening it to see if the name and the address of the owner was given. When he opened the briefcase, he was surprised to find many valuable documents and cash in it. तो आसिफ एक टैक्सी ड्राइवर है, पैसेंजर को छोड़ता है, लेकर जाता है। अब एक बार वो अपने घर जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि उसकी टैक्सी में किसी का ब्रीफ केस छूट गया है। अब उसको समझ में नहीं आया वो ब्रीफ केस का क्या करे, तो वो उसको सोचता है मैं इसको ओपन करूं, देखूं क्या इसमें किसी का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है। तो जब वो उसको ओपन करता है वो नोटिस करता है कि इसमें बहुत डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि सपोज अगर आपकी बात करें तो आपकी मार्कशीट्स, ओके, डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर और भी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें, और कैश भी है उसमें। कैश मीन्स उसमें पैसे भी पड़े हैं। He found a card with the name and address of the owner on it. He drove straight to the owner's house and returned the briefcase. The owner was grateful and rewarded Asif for his honesty. तो वो जो उसको कार्ड मिलता है, जैसे इनविटेशन कार्ड होते हैं लोगों के, वहाँ से उसको उसका नाम पता चलता है, एड्रेस पता चलता है,
और आसिफ उनके घर जाता है और उनका ब्रीफकेस उनको वापस कर देता है। तो ये कौन सा वैल्यू बताता है? इसका मतलब टैक्सी ड्राइवर कैसा है, उसके एथिक्स कैसे हैं, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। वो चाहता तो ब्रीफकेस अपने पास रख लेता, कैश जो पैसे होते वो भी अपने पास रख लेता और डॉक्यूमेंट्स को उठाकर फेंक देता। कर सकता था ना वो ऐसा, लेकिन उसको अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ। उसको लगा किसी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो मुझे उसे वापस करने चाहिए। आगे वो बताता है, आपको सिखा रहा है ये चैप्टर, दिस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी। रेयर क्वालिटी मीन्स हर एक में नहीं होता है। हर कोई नहीं सोचता है कि चलो मैं किसी की हेल्प कर दूं। अब कोई मेरे तुम्हारे जैसा होता था, सारे कौन जाएगा उसके घर, कितनी दूर है, कैसे करेंगे हम उसके साथ, ओके उसको कैसे हेल्प आउट करेंगे, छोड़ देते हैं। अगर उसको चाहिए होगा तो अपने आप ढूंढता हुआ आएगा। ऐसा भी कर सकता था आसिफ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He could have kept the cash, thrown away the documents. It was his conscience that did not approve of this act and made him the right decision. अब ये सीखना है आपको कि आपके पास कॉन्साइंस आपको क्या कह रही है। कॉन्साइंस का मतलब पता है? अंदर से आवाज आती है। चीटिंग करते हो एग्जाम में, की होगी बहुत बार, है ना? तो जब चीटिंग करते हैं एग्जाम में ना, तो हम क्या देखते हैं? हमें कौन देख रहा है? टीचर तो नहीं देख रहा, इन्विजिलेटर तो नहीं देख रहा। अच्छा वो नहीं देख रहा तो चुपके से चीटिंग कर लेते हैं फटाफट, राइट? लेकिन एक होता है कॉन्साइंस, अंदर से दिल कहे आपको नहीं यार ये नहीं करना है, भले क्लास में टीचर नहीं है लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। तो व्हाट इज दैट? कॉन्साइंस, योर इनर पुलिसमैन। आपके अंदर ना एक पुलिस वाला बैठे डंडा लेकर, तो जब भी आप गलत काम करते हैं तो वो पुलिस वाला आपको नॉक नॉक करता है, ऐसा नहीं करना। तो कुछ लोग उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं और कुछ लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अरे जाने देना हम देख लेंगे अपने आप, राइट? तो ये आपको वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? कोई अगर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कोई अगर बेईमान है, तो ये आया कहाँ से, किधर से आती है आपको ये वैल्यूज़? तो ये वैल्यूज़ आपकी आती हैं आपके आसपास के सराउंडिंग से, आपके पेरेंट्स से, आपके घर के एटमॉस्फेयर से। बच्चा हमेशा वही सीखता है जो घर में अपने देखता है, ओके? ऐसे ही अब एक और बंदे की बात करें यहाँ पर, सुरेश। सुरेश जो है वो भी एक टैक्सी ड्राइवर है, आसिफ का कलीग है, लेकिन वो क्या करता है? चीट करता है अपने पैसेंजर को। चीट करने का मतलब होता है आप किसी को धोखा दें। अगर आप किसी ऑटो में बैठेंगे, ऑटो रिक्शा में, या फिर आप किसी टैक्सी में बैठेंगे, जैसे हम आजकल घर में बुला लेते हैं, कैब बुलाते हैं, कैब आती है, राइट? हम उनको कोड देते हैं, हम जाते हैं। अब वो आपको, अगर आप नए हैं उस शहर में, तो वो आपको घुमा घुमा के लेके जाएगा, इधर से लेके जाएगा, उधर से लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मीटर का रीडिंग बढ़ेगा तो उसका पैसा भी बढ़ेगा। होता है ऐसा? तो वो क्या कर रहा है? वो आपको चीट कर रहा है। लेकिन आसिफ ऐसा नहीं था, चीट नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, ही वुड ऑफन बिहेव अनएथिकली। इसको बोलते हैं अनएथिकल बिहेवियर। जो दूसरों को चीट करता है उसको कहा जाता है अनएथिकल बिहेवियर। Many times he would argue with Asif about his honesty. Asif would often tell Suresh, one should always follow the path of truth, personal and professional life. ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली होता है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप सच बोल रहे हैं, चीट नहीं कर रहे हैं, ओके? और प्रोफेशनल मतलब आप अपने ऑफिस में कैसे हैं, वहाँ पर भी तो आपको अपना एक एटीट्यूड बनाना है। So we conclude that it is on the basis of the values we hold, we can understand the ethics of the workplace. अब ये होता क्या? डेफिनेशन है आपको पेज नंबर 178 पर, लास्ट की जो 2 लाइन है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। वो आपका डेफिनेशन है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे। वैल्यूज आर आइडियाज एंड बिलीव्स वी होल्ड एंड आर लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड, जो बचपन से हमने सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने जो हमको सिखाया, और हमारे अंदर आया कहाँ से? दे आर इम्बाइब्ड
फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स। आस पास का माहौल कैसा है, अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। किसी किसी के घर में होता है दादा दादी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, तो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। और एथिक्स क्या होते हैं, जो हमारे वैल्यूज को टेस्ट करता है। इट इज़ द वे वी बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आपके पास आई, आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपका एथिक्स है। जैसे अभी हम लॉकडाउन में चले गए, क्वारंटीन हो गया, हम सब लोग घर के अंदर बंद हो गए। अब क्या हो रहा है पता है, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, सम पीपल आर एंजॉयिंग, मस्त खाना बना रहे हैं घर पे, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लूडो डाउनलोड कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं हर एक के साथ। सो दैट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, इसको हम बोलते हैं एथिक्स। अब आपका ये एक्टिविटी 21.1 है, पेज नंबर 179 पे। इसमें यस और नो है, आप यस नो बोल भी सकते हैं और यू कैन वेव मी योर हैंड, हाँ ना में भी जवाब दे सकते हैं। पहला पढ़ते हैं, रिटर्निंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर अपसेट मी। किसी का सामान मैंने लिया और जब मैं उसे वापस दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या ऐसा होना चाहिए? नो। तो किसी की चीज़ है, हमें उसको खुद सामने से जाकर वापस करनी पड़ेगी। सेकंड है, पिकिंग मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स बैग एड्स टू माय पॉकेट मनी। अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, उसके पैसे निकालो और अपनी पॉकेट में डाल लो, ऐसा होना चाहिए? नो। ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब दौड़ नहीं रहे आप, बहुत देर तक दौड़ रहे नहीं। लॉन्ग रन मीन्स हमेशा आपको उसका फायदा मिलता है। फोर्थ पॉइंट इज, इफ आई हैव सम राइट्स आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। अगर मेरे कुछ हक है, मम्मी पापा से कोई चीजें मांगते हैं ना हम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि नहीं बनती है उनको हेल्प करने की? यस। फिफ्थ पॉइंट है, माई वैल्यूज हेल्प मी टू मेक करेक्ट डिसीजन। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं किसी को चीट नहीं कर रही, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं कर रही, तो मैं हमेशा लाइफ में राइट डिसीजन लूंगी। ऐसा होता है? यस। डूइंग माई कोर्स माई सेल्फ गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। कोर्स का मतलब होता है काम, अपना काम हमें खुद करना चाहिए बजाय कि दूसरों को बोलने का। तो हमें उससे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। यस और नो? यस। I do not like my elders to give advice me. I do not like my elders to advise me on every issue. घर में होता है ना, तुम्हारे साथ क्या होता रहता है, अब तुम घर में बंद हो ना, तो मम्मी सारा, तुम्हें लगेगा मम्मी चिक चिक करती रहती है, सारा टाइम बोलती रहती है, मोबाइल पे लगे हो, खाना नहीं खा रहे हो, टीवी देखते रह रहे हो, पढ़ाई कब करोगे, वैसे ही रिजल्ट इतना खराब आया है। अच्छा, ये तो मम्मी का हो गया। पापा का भी दूसरा ही होता है, जब पापा आएंगे, अब तुम क्या करते, तुम पढ़ रहे हो ना, तब पापा मम्मी नहीं देख रहे, जब पढ़ाई छोड़ दोगे, किताब रख दोगे, तो मम्मी पापा आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। फिर डांट पड़ती है, फिर तुम बोलते सारा टाइम चिक चिक करते रहते हैं। सो यू डोंट लाइक दैट कि हमारे बड़े हमको ऐसा बोलें, बट वो हमारा एथिक्स नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा झगड़ा चलता है, मम्मी पापा के साथ चलता है ना। 8th point, last point is yours. It does not bother me to see other people in trouble. ये सबसे important point है। आपने किसी को ट्रबल में देखा, ट्रबल समझते हो? परेशानी। कोई बंदा परेशानी में है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे और आप चलते चले जा रहे हो और आपने उसको रोक के नहीं देखा, उसकी हेल्प नहीं की, तो ये एथिक्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आपका एक बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 179 पे, लास्ट में उसमें वैल्यूज ऑफ लाइफ लिखा है, वैल्यूज एट वर्क प्लेस लिखा है। मतलब आपके अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, पहला पॉइंट है ऑनेस्टी, पता है आपको।
रिस्पेक्ट फॉर वर्क, जो काम कर रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट करो, जिसके साथ काम कर रहे हो उसको भी रिस्पेक्ट करो। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन, आराम से आराम से ऑफिस जा रहे हैं चलते फिरते, नो, टाइम पे पहुंचो, रेगुलर रहो, डिसिप्लिन में रहो। कर्टसी एंड पोलाइटनेस विद अदर्स, कभी कभी देखा है अभी ऐसे बहुत सारे ना ऐसे यूट्यूब पे पेजेस बने हुए हैं जहाँ पर आपको बताए जाते हैं, छोटी छोटी मूवीज होती हैं, उसमें आपको बताते हैं कि आपको दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है। कई बार कैसा होता है, बॉस बड़ा खड़ूस होता है, ऐसे ही एम्प्लॉय को बुलाता है और डांट देता है, या फिर ऐसे ही नौकरी से निकाल देता है। तो ये हमारे एथिक्स वैल्यूज नहीं है। अगर कोई छोटा बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, हमें उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। देन टेकिंग इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव का मतलब होता है सारा काम दूसरों पे नहीं छोड़ना है, खुद भी करना है, अच्छे से करवाना है। टीम लीडर, पता है कभी स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना स्कूल में, तो स्कूल में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं सब लोग मिलकर बनाते हैं। तुम्हारे टीचर्स ने तुमको अपॉइंट कर दिया, 5 बच्चों का ग्रुप है, अब प्रोजेक्ट बनाओ, तो तुम आराम से बैठे हो ऐसे और बाकी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा होता है? कर सकते हो ऐसा? तो जो ऐसा नहीं करता है, दे आर हैविंग दैट एथिक्स एंड वैल्यूज, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। और फिर एफिशिएंट होना है। एफिशिएंट मीन्स अपना पूरा हार्ड वर्क लगाना है, आपको मन से काम करना है आपको, राइट? नाउ लेट्स टर्न द पेज, पेज नंबर 180, पेज नंबर 180, बड़ी सी हेडिंग लिखी है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। अरे भाई, लेकिन अब इसकी जरूरत क्या है? ऑनेस्ट होने की क्या जरूरत है? चीटिंग कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हर कोई कर सकता है ना किसी के साथ। आजकल तो फ्रेंड्स भी चीटिंग करते हैं, और ये मतलब एक फ्रेंड के साथ कुछ बोला, दूसरे फ्रेंड को जाकर कुछ और बोला, ऐसे भी सब चीटिंग होती है। क्या पता चल रहा है? कर लो ऐसा। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना है, एथिक्स हमारे क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेज नंबर 180 देखोगे ना, तो वहाँ डॉट डॉट में ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोटिस दैट पॉइंट्स। अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? पहला पॉइंट लिखा है, लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, जब आप अपने एथिक्स को नहीं बता रहे, जैसे कोई झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे स्कूल में होता होगा ना, झगड़ा होता क्लास के अंदर, ऐसे मार रहे हैं सब एक दूसरे को, तो तुम लोग क्या करते हो? चढ़ाते हो, हाँ मार भाई मार, इसको मार, इसको मार, इसको मार, ऐसा करते हो? नहीं। तुम्हें लगता है स्कूल प्रॉपर्टी वेस्ट खराब हो रही है, होने दे यार, क्या फर्क पड़ता है? स्कूल का पंखा तोड़ दो, स्कूल के वॉशरूम में जाकर स्विच बोर्ड तोड़ दो। कभी किया ऐसा? दिवाली में पटाखे फोड़ दो, क्या होता है उसका? नहीं किया। जतिन कितना ऐसे ऐसे सारे ला रहे हैं, नहीं किया ऐसा। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है जतिन, अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या होता है जब हम एथिक्स फॉलो नहीं करते? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है, फैमिलीज ब्रेक डाउन हो जाती है। घर के अंदर रोज रोज झगड़ा करोगे, पापा मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या पापा मम्मी आपकी बात नहीं सुनेंगे, दोनों तरफ से, तो क्या होगा? फैमिलीज ब्रेक होंगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। आपको पता है अभी ये जो वायरस हुआ, अभी भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है, पैसा नहीं कमा पा रहे। हो सकता है कि आपके भी पेरेंट्स अगर कहीं पर काम करते हैं, उनकी सैलरी कट हो गई होगी, ऐसा सबके साथ हुआ है। तो अब क्या होगा इससे मालूम है? जब ये वायरस चला जाएगा, लॉकडाउन सब बंद हो जाएगा, तो क्या चीज़ें होंगी? क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। क्राइम क्यों बढ़ेगा? बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट? पैसा नहीं है तो खा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? दूसरों को लूटेंगे। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता तो क्राइम और करप्शन बढ़ता है, अल्कोहल बढ़ जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, और एक चीज़ और होती है, वायलेंस होता है। वायलेंस देखो 2 तरीके का होता है, या तो बाहर झगड़ा करके आ रहे हो, है ना, कई बार होता है ना, अपने फ्रेंड को कोई लड़की आती है तुम्हारे ग्रुप में, तुमको बोलती है आकर, अरे मेरे को इस लड़के ने छेड़ा, चलो चलो लड़के लेके जाते हैं, पीटेंगे उसको जाकर। ऐसा भी होता है कि ऐसा कैसे तेरे को किया। इस तरीके का वायलेंस होता है। एक दूसरे टाइप का वायलेंस होता है जो घर के अंदर होता है। जैसे अगर आप कोई कम्युनिटी में देखोगे, कोई जगह पर, कोई सोसाइटी में हस्बैंड अगर ड्रिंक करके आ रहा है, अल्कोहल पी रहा है, तो घर आकर अपनी वाइफ को मार रहा है,
सो उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। तो जब आपके अंदर एथिक्स नहीं होंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो सबको मार सकता हूँ, तो फिर आप अपने बीवी को भी मारोगे, बच्चों को भी मारोगे, तो ये लॉस रहेगा सोसाइटी में। और रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज कैसे होता है, जैसे अगर आप सपोज कमरे के अंदर नहीं है, पंखा चला के छोड़ के चले गए, ओके, व्हाट इज दैट, रिसोर्स है, आपको मिली हुई है, आपको उसको बचा के रखना है, वेस्टेज नहीं करनी है। तो कहाँ से, अंदर से आवाज़ आती है, मम्मी पापा तो कब से सिखा रहे हैं हमको, पंखा बंद करके क्यों नहीं आए, पंखा बंद करके क्यों नहीं आए, इतने साल हो गए हम सुन रहे हैं ना, फिर भी भूल जाते हैं, या टीवी ऑफ क्यों नहीं किया, राइट। तो आपको अंदर से फील होना चाहिए कि ये रिसोर्सेस हैं और ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? इंडिविजुअल होता है अलग अलग इंसान, जैसे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप, अगर आप बच्चे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके घर में पापा मम्मी हैं, दादा दादी हैं, बड़े लोग हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, ये पढ़ेंगे। यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, लाइन बाय लाइन, आई एम नॉट रीडिंग इट, मैं आपको कम शब्द में बता देती हूँ कि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है। अंकिता एक स्टूडेंट है आपके जैसे 10th क्लास की, और वो बहुत रूड है। कल भी बताया था इंग्लिश क्लास में मैंने, रूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, हाँ, तो वो रूड है अपने एल्डर्स के लिए भी, घर में मम्मी पापा के लिए भी, बात नहीं सुनती है, आर्ग्यूमेंट करती है। शायद तुम लोग को भी लगता होगा कभी कभी कि आर्ग्यूमेंट चल रहा है पापा और मम्मी के साथ हर रोज़ मेरा, बात बात पे। मैं जब क्लास में पढ़ाती थी ना एनआईएस, तुम्हारे जैसे ओपन स्कूलिंग के बच्चे, जब ये लॉकडाउन वगैरह नहीं हुआ तो मॉर्निंग में क्लास होता है उनका, तो कोई कोई बच्चे तो ऐसे झगड़ा करके आते हैं सुबह सुबह मम्मी पापा से, मेरे पास आके रो रहे होते हैं, भाई क्या हुआ, मम्मी सुबह सुबह चिल्लाती है, जल्दी उठो जल्दी उठो, जल्दी से ब्रश करो, जल्दी नाश्ता करो, लेट हो जाते हैं। तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मम्मी के साथ बार बार मेरा क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना। तो ऐसे ही आरती भी करती थी, लेकिन वो हमेशा ही करती थी, उसका नेचर था ऐसा, पेरेंट्स के साथ भी था, पड़ोसियों के साथ भी था, दोस्तों के साथ भी था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने सोचा आरती को थोड़ा सबक सिखाते हैं, उसको लेसन बताते हैं, वो ये लेसन सीखे कि उसको ऐसे इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनना। ओके, तो वो डिसाइड करते हैं। तो एक दिन अंकिता सुबह उठ के, मतलब लेट उठती है, और अब जब हम लेट उठते हैं स्कूल के लिए क्या होता है, भागम भाग, जल्दी जल्दी बैग में बुक्स डालो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो। अच्छा, अगर आपकी बुक्स नहीं मिल रही है तो आप क्या करते हो, चिल्लाते हो मम्मी पे, मम्मी मेरी सॉक्स नहीं मिल रही है, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरे आई डोंट नो, अभी तो आजकल ये भी हो गया, मेरे ईयरफोन्स नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ रख दिया, क्या कर दिया। तो ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाती है, मगर उसके पेरेंट्स ना उसको जवाब ही नहीं देते, उसकी हेल्प ही नहीं करते। तुम्हारे घर में क्या होता होगा, मम्मी दौड़ने लगती होगी तुम्हारे आगे पीछे, हाँ भैया अरे ढूंढ के दो, सॉक्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल, और साथ में चिल्लाती भी रहती होगी, अपना सामान क्यों नहीं रखते हो, रात को क्यों नहीं बैग लगाते हो, बुक्स क्यों नहीं ठीक से रखते हो। ओके, ये आपका सोशल स्किल्स है एक्चुअली, जो आपको सीखनी है। तो जब अंकिता के साथ ऐसा होता है तो अंकिता को समझ में आता है कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे रात को ही अपना स्कूल बैग लगाना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करके रखनी चाहिए, सारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। अंकिता अपनी मिस्टेक रियलाइज करती है और अपनी मम्मी को प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगी। ओके, और फिर उसके बाद उसको, उसके घर में उसकी दादी माँ होती है, ग्रैंड मदर, जैसे हमारा काम होता है, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी जितनी हेल्प कर सकें छोटे छोटे काम में, वो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, यहाँ हमने सीखा, एक बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर पेज 181 पे। आपको एग्जाम में अगर डेफिनेशन आएगा और क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये आंसर लिखना है, उस पर आप टिक मार्क लगा लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स गो टुगेदर एंड हेल्प इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। राइट्स मतलब मुझे कोई और मेरे लिए करके दे, ये मेरा हक है।
लेकिन आपका हक है तो आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है, आप भी कुछ करें, अपने घर के लिए करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें, नेबर्स के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें, तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका केयरिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स। अब आपको ये है कि आप दूसरों को केयर कैसे कर सकते हैं, उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नाउ टर्न द पेज अगेन, कम टू पेज नंबर 182, पेज नंबर 182। अगेन वहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पेक्ट, टू गेट इट यू मस्ट गिव इट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लाइफ में अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। वो देखिए मूवी तुमने आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान, डियर जिंदगी, देखी है? नहीं, ओके। उसमें एक सीन है आलिया भट्ट का, वो ट्रैवल कर रही है बाय एयर, कहीं पर जा रही होती है, तो जहाँ वो एरोप्लेन में जब जाती है, प्लेन में जाकर जब बैठती है, तो उसको एक बुढ़े से अंकल बोलते हैं कि चलो हम अपनी जगह बदल लेते हैं, मुझे मेरे बेटे के साथ बैठना है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, बदल लेते हैं जगह। तो वो मानती है, वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करती है और वो बात मान लेती है। लेकिन जब वो अपनी सीट बदल कर जाती है दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर वो देखती है एकदम बड़े बड़े अंकल जैसा लोग बैठे हुए, इतने मोटे मोटे हट्टे कट्टे। तो वो बेचारी जाकर बैठती है ना, तो बीच में ऐसे दब जाती है। अब वो बोलती है कि मुझे तो ट्रैवल करना है, मैं ऐसे बैठ के थोड़ी जाऊंगी, इतना दूर जर्नी नहीं करूंगी। फिर वो वापस बुढ़े अंकल के पास जाती है और उनको बोलती है, बड़े पोलाइटली बोलती है, अच्छे से बोलती है कि मेरे को वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है सर, मैं आपकी जगह पे नहीं बैठ सकती, आप प्लीज़ अपनी जगह पे चले जाएं। तो वो बुढ़े अंकल क्या जवाब देते हैं मालूम है? वो कहते हैं अरे आजकल के तो बच्चों को अक्ल ही नहीं है, आजकल के बच्चे तो रिस्पेक्ट ही नहीं देते बड़ों को। बट ये सही नहीं है। देन शी सेज कि ऐसा नहीं है अंकल, रिस्पेक्ट दोनों तरफ होती है। अगर छोटों का काम है बड़ों को रिस्पेक्ट देना, तो बड़ों का भी काम है छोटों को रिस्पेक्ट देना। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी। जैसे तुम स्टूडेंट्स हो, तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो एज अ टीचर मेरा भी काम है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूं। ऐसा नहीं कि जब देखो भाई तुम्हें डांट रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। इट शुड नॉट बी हैपन। तो यहाँ जो आपको सिखा रहे हैं उसका मतलब यही है, रिस्पेक्ट लेने के लिए टू गेट इट यू मस्ट गिव इट, तुमको उसे वापस भी करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स अदर्स। रिस्पेक्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सामने वाले का ग्रैटिट्यूड समझते हो? ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना। कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, अगर आप घर में अच्छे से बैठे हो, एसी रूम में बैठे हो, खाना अच्छे से खा रहे हो, डोमिनोज का पिज्ज़ा खा पा रहे हो, सब हो पा रहा है, पापा मम्मी ने मोबाइल भी दे दिया है तुम्हें, तो वो क्या हो रहा है? तुमको उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। यू शुड फील थैंकफुल टू इट। It does not mean that one needs to accept everything what others says. Sometimes you might not agree with their beliefs and views. कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरे की बात को एग्री नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करते। तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि ये मूवी देखने चलते हैं, तुमने बोला नहीं यार ये पिक्चर नहीं देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तो ऐसा थोड़ा होगा कि तुम दोनों झगड़ा करने लगोगे। नहीं, तुम में से एक की बात मानी जाएगी और तुम एक एग्रीमेंट करोगे, चलो आज ये करते हैं, कल दूसरा काम कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट होना गलत बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप आज सपोज मैंने आपको अभी होमवर्क दिया कि ये होमवर्क आप करना, लेकिन शाम को आपकी फेवरेट मूवी आ रही है, ओके, टीवी पे आपकी फेवरेट मूवी आ रही है, आप फेवरेट मूवी में आपको देखना है, होमवर्क करना नहीं, तो अपने पेरेंट को आप कैसा मनाओगे? ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लगोगे, पोलाइटली मनाओ, उनको बोलो ठीक है मम्मी 1 घंटा टीवी देखने दो, 1 घंटे के बाद होमवर्क कर लेंगे, या फिर रात को मैं ज़्यादा देर तक जाग लूँगा तब होमवर्क कर लूँगा। सो देयर शुड बी अ एग्रीमेंट एक्चुअली। दोनों एक दूसरे की बात को मानो, पोलाइटली बात करो। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ इज़ योर राइट, बट डूइंग इट रिस्पेक्टफुली इज़ योर ड्यूटी। अब वापस नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर पेज नंबर 182 पर एक बॉक्स है, उसमें क्लियरली लिखा है आपको,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स मतलब हमसे बड़े। हमसे बड़ों को हमारा ये इम्पोर्टेंस है कि हमको रिस्पेक्ट करना ही करना है। लेकिन इन केस they make you feel uncomfortable or take undue advantage of your respect, do not hesitate to confide in a trusted adult। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई बड़ा, आपसे भले एज में बड़ा है, लेकिन आप उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप उसके साथ, या आपको लग रहा है वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर आप ये कहने से मत पीछे हटना कि मुझे आपके साथ कंफर्टेबल नहीं लगता। ये आप कह सकते हो। ओके, उसके बाद पेज नंबर 183 है, उसके ऊपर HW लिख लो। वो आज का तुम्हारा होमवर्क है। मॉड्यूल 2 पेज नंबर 1